हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एडुटेरिया के द्वारा आयोजित की गई टेस्ट सीरीज 2 लाए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सभी तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसमें 2,50,000 घन मीटर जल संग्रहण की क्षमता थी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के निवासियों को जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचय था। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बिहार में कुल मगध, वजी और अंग ये 3 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वां। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही है। 14वें शिलालेख में अशोक के जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है नानाघाट अभिलेख। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने प्रारंभ किया। भूमि दान का सर्वप्रथम पुरालेखीय प्रमाण सातकर्णी की रानी नैनिका नानाघाट अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर है स्कंद। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और स्कंद इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से सारे जो हैं वो बाजार व्यवस्था से संबंधित है। जैसे दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण के साथ बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और मून हियान गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? इसका राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। मुबारक शाह खिलजी को नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह कभी कभी राज दरबार में स्त्री वेश में आता था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इन्हें एडवर्ड थॉमस के द्वारा मनियर्स की संज्ञा दी गई थी क्योंकि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वारेन हेस्टिंग। सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण शंकराचार्य के अनुयायियों और गिरी संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण कर रहे थे। वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न है, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर है खोंद।
ओडिशा के खोन जनजाति में मारिया प्रथा प्रचलित थी, अर्थात नर बलि प्रथा प्रचलित थी। इस पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। खोन विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिशोई के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव फैंट्री के जवान थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किनसे थी? तो सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिस्टल। राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 में इंग्लैंड भेजा था। ब्रिस्टल में 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किनसे था? तो इसका संबंध था शिक्षा के विकास से। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। इस वर्ग से क्षण क्षण कर शिक्षा सामान्य वर्ग तक पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जे ए हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। यह साप्ताहिक पत्र था और अंग्रेजी भाषा में छपता था। अगला प्रश्न है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलुंकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उसकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो अगर हम इनकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाया गया। और मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू के द्वारा बनाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरमपंथियों के द्वारा तिलक को अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। 1907 में अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर रास बिहारी बोस को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि गरमपंथी आपको सभी को पता है कि लाल बाल पाल थे, तो इनमें एक से अधिक आंसर हो या इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
किसने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में मैजनी की रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां बनाया गया था? इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को और इसे लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। वे खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का एक सर्वाधिक प्रिय नारा था हिंदू मुसलमान की जय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी जोर दिया गया था। दोनों समुदाय इसमें कंधा से कंधा मिलाकर भाग ले रहे थे। इस कारण हिंदू मुस्लिम की जय सर्वाधिक लोकप्रिय नारा बन गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दांडी से। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग किया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे का संबंध किस आंदोलन से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया और इसी अवसर पर गांधी ने एक पैगंबर के रूप में कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। वे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वो 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है इंडिका। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभवों को इंडिका में लिखा है। इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग बंगाल के शासक हिसामुद्दीन ईवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था? तो इसका राइट आंसर है टैवर्नियर। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर लिखता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अगला प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भूपेंद्र नाथ दत्त।
अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बिहार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के पटना पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से लद्दाख की सीमा टच करती है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में इसे ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहां से निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू से श्रीनगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर हिमालय अर्थात वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय में ही संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी आदि भी इसी श्रेणी में है। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 6% है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी और सबसे अंतिम में क्षारीय मिट्टी। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, तो चावल उत्पादन का सही क्रम इसमें से ऑप्शन डी है, यानी कि सबसे पहले चीन, फिर भारत, इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहां पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर है सी, भभुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका राइट आंसर है टोडा। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है और ये डफला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि जो लेप्चा टोटो है एवं कोन्या क्रमशः पश्चिम बंगाल और नागालैंड की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन और लोहा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारसेक।
और हम जानते हैं कि एक पार्सेक बराबर 3.27 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर है 21 जून को। 21 जून को सबसे सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार गिनी में है, भंडारण में गिनी है। और अगर उत्पादन की बात करें तो भारत जो है वो 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सही मिलान सूची 2 के साथ करना है। सॉरी। अब हम बात करें अगर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की तो यह जोरहाट में है। वहीं राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टर्शियरी प्रकार की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है वेस्ट चंपारण में अर्थात पश्चिमी चंपारण में। टर्शियरी प्रकार की चट्टानें बिहार की हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। धारवाड़ प्रकार की चट्टानें दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा आदि में पाई जाती है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर में सर्वाधिक कम यानी 816 लिंगानुपात तथा गोपालगंज में सर्वाधिक है 1021 लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर बांध जो है इससे लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान है और यह परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनवरत योजना की अवधि निर्धारित की गई है। तो ये ऑप्शन बी 1978 से 83 तक ले। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान लागू की, लेकिन इंदिरा गांधी की नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विदेशों से प्राप्त उपहार। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यह अपनी गणना में शामिल नहीं करता है तो क्या विदेशों से प्राप्त उपहार, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि, शेयर तथा डिविडेंड्स चाहे ये उसी वर्ष ही निर्गत क्यों नहीं किए गए हो इत्यादि। तो ये सारे जो हैं वो इन मदों में शामिल नहीं, राष्ट्रीय आय के मदों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। निक्की जो है वो जापान की कंपनी है। इसके अलावा एमडैक्स जर्मनी, डाउ जोन्स ये जो है वो न्यूयॉर्क में है और FTSE जो है वो लंदन की कंपनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए
राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2021 से 26। भारत की विदेश व्यापार नीति 5 वर्षों के लिए जारी की जाती है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक लागू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्थापित की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों की हानि होती है। दूसरा है, मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है। और तीसरा है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन ए, बी, पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें पब्लिक फाइनेंस शामिल नहीं होता है। माफी चाहूंगा, पब्लिक इनकम शामिल नहीं होता है, सार्वजनिक आय। और इस करारोपण, सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं को राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में मुख्य रूप से 3 मदें शामिल होती है: टैक्सेशन, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट और सार्वजनिक व्यय। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों के कौन से युग्म गलत हैं? चावल, तो चावल का अग्रणी उत्पादक बंगाल है, यह सही है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश है, यह भी सही है। मक्का का अग्रणी उत्पादक कर्नाटक है, यह भी सही है। और कपास का अग्रणी उत्पादक गुजरात है, न कि महाराष्ट्र। तो यह गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि कब तक है? तो आत्मनिर्भर भारत की योजना की अवधि है 2020 से 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2020 से 23 तक है। अगला प्रश्न है, टेरी और शेल, TERINSHELL द्वारा मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा, कब तक? तो इसका राइट आंसर है 2050 तक। और टेरी का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एशियंस एनर्जी सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर है फरवरी 2019 में। इसमें लाभार्थी को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है, उस घाटे को क्या कहते हैं? तो उस घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। जब सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उसे मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। इसमें सरकार ऋण के प्राप्ति के लिए ट्रेजरी बिल एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियां जारी करती है। किसी वर्ष आरबीआई द्वारा इन प्रतिभूतियों की खरीद में की गई निवेश की मात्रा उस वर्ष का मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय अनुच्छेद 3 में यह वर्णन है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों के परिवर्तन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है तथा उपर्युक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य तथा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल की समाप्ति के उपरांत संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून 6 माह तक प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की विशेषता एकल संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? तो यह है 89 संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसद की वह कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष सामान्य विपक्षी दल का ही होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में से रखा गया है और यह इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव के उपरांत किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगला प्रश्न, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है इब्राहिम रईसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का निम्न में से कौन सा स्थान है? तो बिहार का नीचे से पहला स्थान है। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 का निम्न में से थीम कौन सा था? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, (96) नंबर क्वेश्चन त्रुटिवश नहीं छप पाया है, माफ कीजिएगा, इंग्लिश वाले में छप गया है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको जूम करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 96 है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी निम्न में से किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया से। विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत से होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मिशन भारत O2 चैलेंज अभियान निम्न में से किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय निम्न में से किस देश के द्वारा लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, यंग टैब योजना निम्न में से किस केंद्र शासित या राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। यह जो योजना है, इसके तहत 6 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-17 महिला कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी निम्न में से कहां विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है केवड़िया, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा की गई थी। और अगर बिम्स्टेक देशों की बात की जाए तो इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो यह है गाजियाबाद नगर निगम। इससे क्या होगा कि इसके उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार निम्न में से कहां संयुक्त अभ्यास INEV4 संपन्न किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आज काफी समस्या हो रही है टेक्निकल, मैं भी काफी परेशान था, इसके कारण थोड़ी सी समस्या हो रही है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह मैत्री सेतु पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है फेनी नदी पर। यह त्रिपुरा को चटगांव जो बांग्लादेश में है उससे जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत में निम्न में से किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर से 29% शीर्ष स्थान पर है। वहीं 23% के साथ अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर है और राज्यों में शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता जो है वह गुजरात है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 35,000 करोड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24.8%। अगर हम बात करें तो तापीय ऊर्जा की तो यह 61.3% है, अक्षय ऊर्जा 24.8% है, जो पन बिजली है वो 12.2% है और न्यूक्लियर ऊर्जा 1.8% है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बैंक दर कितना है? तो अभी हाल फिलहाल में 4.2% है, लेकिन आप ये एग्जाम से पहले भी एक बार देखकर जरूर जाएं क्योंकि यह हमेशा चेंज होते रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका भारत का स्थान है 140वां और इसमें पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी रचना है? तो यह है रामचंद्र गुहा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण के संचित भंडार में बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है चौथा और शीर्ष पे अगर बात की जाए तो शीर्ष पर कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, वहीं झारखंड का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो यह था 2%। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार का 18वां नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है, किसको? सीतामढ़ी को। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? यह है गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लीची उत्पादन के लिए निम्न में से किस जिले का चयन किया गया है जहां प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लीची उत्पादन के लिए बिहार के 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दरभंगा और सुपौल। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना। इस गृह में उनके रहने तथा बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के ट्रांसजेंडर को रखने की सुविधा है। अगला प्रश्न है, जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती है वह निम्न में से कौन है? तो वह होता है इंटरफेरॉन।
वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल विरियन का 6% भाग बनाता है, जबकि प्रोटीन का कवर 94% बनाता है। जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह अपनी आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरॉन नामक पदार्थ उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। यह रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाने से होती है। इसके उपचार हेतु रेडियोफास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक और आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग परिसंचरण तंत्र में थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश, जल तथा CO2 ये सभी आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा। मेडुला ऑब्लोगेंटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्त्राव तथा हृदय धड़कनों की नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वांटम सिद्धांत जो है वो डाल्टन के द्वारा न दे करके यह मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्य व ऊर्जा। इसके अलावा तीनों एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर के अस्थियों को ठोस तथा कठोर बनाने के लिए मुख्यतः निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर के अस्थियों का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग कार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट आदि का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां जो है वो ठोस और कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, अपरिवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? माफ कीजिएगा, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश की आवृत्ति। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंट्रोकाइनेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी, विटामिन सी को कहते हैं, और इसकी कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत में किस संघ में जीवों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रिडियम। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन दोनों
वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केराटिन, तो यह एक प्रोटीन है। एड्रेनालिन, तो यह एक हार्मोन है, तो यह गलत है। फिर क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम है, यह भी सही है। और सैक्रिन, यह कृत्रिम मधुरक है अर्थात कृत्रिम मिठास के लिए। तो इनमें से जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन बी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र संपन्न होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने से वह चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि गलनांक घटने से के कारण। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल क्या होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो अगर हम बात करें तो यह सही है। फिर है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, तो यह तो एकदम गलत है। अगला है निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कांच किसमें घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और बेंजाइक अम्ल जो है वो दवा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, क्योंकि प्रकृति रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें सबसे अधिक यानी लगभग 70% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कांच एवं इस्पात उद्योगों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा प्रकीर्णित होती है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो हम इस परिघटना को कहते हैं रमन प्रभाव। अगला प्रश्न है
यदि कोई 200 वाट का एक बल्ब 20 घंटे जलता है तो 8 रुपए की प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो इसका विद्युत खर्च होगा 32 रुपया, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, और यूनिट बराबर हो जाएगा वाट घंटा प्रति 1000। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 32 रुपये आएगा। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। यह टमाटर, दूध, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज एल्यूटेरिया टेस्ट नंबर 2 का प्रैक्टिस किया है। आशा करते हैं आप सभी को यह फायदेमंद होगा और अच्छा लगा होगा, और आगे के इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद, थैंक यू।